नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख्याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम की शुरुआत, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास ख़बरें हों, या फिर आप देखेंगे कि ख़बर ख्याल हो, इसका आगाज़ हदीस पाक से करते हैं। उस हदीस मुबारक से करते हैं जो रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ शाये की जाती है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि रोज़ाना सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस शाये करता है ताकि अवाम के लिए सहूलत हो सके, लोगों को हिदायत का रास्ता मिल सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो कुछ इस तरह है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो बहरहाल अल्लाह ताला उन बंदों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है जो अल्लाह ताला के आगे सजूद होकर अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, या क्योंकि अल्लाह ताला तव्वाबुर रहीम है, गफूरुर रहीम है, हय्यु क़य्यूम है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वही हर चीज़ पर कादर है। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़बरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है और हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर तेलंगाना में क्या हालात हैं। लेकिन जहाँ तक ख़बरों का सवाल है तो हम आपके लिए चलते हैं मशरिक़ वस्ता में। आप देखेंगे कि हालात बहुत संगीन हैं, हालात बहुत धमाको है, और ईरान पर जिस तरह अमेरिका और इसराइल ने जंग मुसल्लत की है, उस जंग के असरात सारी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरह पेट्रोल और गैस की किल्लत पैदा हुई है, कीमतों में इजाफा हुआ है, और हालिया अरसे के दौरान जो बेचैनी पैदा हुई है, उस मामले में हम बता सकते हैं कि किस तरह ईरान जंग ने दुनिया भर के हालात को तबाह व ताराज करके रख दिया है, मुल्क में और आलमी सतह पर बेचैनी पैदा करके रख दी है। इसी दौरान एक खबर आ रही है IRGC यानी पासबान इनकलाब के जो सरबराह हैं वो हैं मजीद खादिमी, उनके बारे में खबर आ रही है कि वो इसराइल और अमेरिका के हमले में शहीद हो चुके हैं। और ये वाक़या आपको बता दूं कि आज सुबह की अवलिन सातों में पेश आया, यानी 6 अप्रैल की सुबह मजीद खादिमी शहीद हुए हैं। और राइटर्स के मुताबिक टेलीग्राम चैनल पर ये खबर मंजर आम पर आई है, और ये कहा गया है कि सुबह सवेरे ईरानी हवाले से ये कहा गया है कि सुबह सवेरे अमरीकी व सेहूनी दहशत गर्दों के हमले में खादिमी शहीद हुए हैं। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि शहादत एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है, नेमत उज़्मा होती है। और ये ज़िंदगी जो है, दुनियावी जो ज़िंदगी है, बहुत मुख्तसर होती है। अगर आप 100 साल भी जी जाएंगे या 100 साल आपकी ज़िंदगी हो जाएगी या उम्र हो जाएगी, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये दुनिया बिल्कुल मुख्तसर है, कल आए थे और आज इस दुनिया से रवाना हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक शहीद का सवाल है, शहीद के दर्जात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं। और दीन इस्लाम में यही है कि आलिम के कलम से निकलने वाला जो स्याही का ख़तरा होता है और गुनाहगार के आंखों से रवां होने वाला आंसू जो होते हैं, आंसू का ख़तरा होता है वो, और शहीद के खून का ख़तरा जो होता है वो तमाम के तमाम बहुत ज़्यादा मुतबरिक होते हैं, और अल्लाह ताला के यहाँ उनकी बहुत क़द्र क़ीमत होती है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि जिस तरह ईरान पर हमला करते हुए इसराइल और अमेरिका ने दहशतगर्दी की हद कर दी, और सबसे पहले उन्होंने बच्चियों के स्कूल को निशाना बनाया, और 181 के करीब बच्चियाँ और तालिबात और उनके असातिज़ा शहीद हुए। तो आज अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल और अमेरिका मुसलमान बच्चियों के किस तरह दुश्मन है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि फ़लस्तीन में किस तरह इसराइल ने तबाही मचा दी थी, दरिंदगी का मुज़ाहरा किया, और अमेरिका ने उसकी भरपूर तायद की, अमेरिका के इत्तेहादियों ने भरपूर तायद की। नतीजे में आपने देखा कि किस तरह के हालात हुए, और वहाँ 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख़ तक 77,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, शेरखार बच्चे जो हैं वो इसराइल ने शहीद किए हैं। इसका मतलब ये है कि इसराइल ने उनकी नस्ल कुशी की है, उनकी नस्ली ततीर की है, उनका क़त्ल-ए-आम किया है। क्योंकि इसराइल को फ़लस्तीनी बच्चों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि ये बच्चे जब बड़े होंगे, ये जवान होंगे, तो फिर इसराइल के ख़िलाफ़ पत्थर उठाएंगे, इसराइल के ख़िलाफ़ गुलेल चलाएंगे, इसराइल के ख़िलाफ़ मिसाइल चलाएंगे, इसराइल के ख़िलाफ़ रॉकेट लॉन्चर चलाएंगे और रिवॉल्वर चलाएंगे और उनके ख़िलाफ़ हमले करेंगे। तो इसराइल बहुत डरता है फ़लस्तीनी बच्चों से, अरब बच्चों से, मुस्लिम बच्चों से बहुत घबराता है। उसी तरह आप देखेंगे कि इसराइल और ईरान ने
اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جس طرح حملہ کیا، سب سے پہلے بچوں کے اسکول کو نشانہ بنایا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں مسلم بچوں سے کس قدر نفرت ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ خبر آ رہی ہے IRGC کے سربراہ مجید خادمی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی حملے میں، دہشت گردانہ حملے میں یہ شہید ہوئے ہیں، ایران نے یہ بات بتائی ہے۔ اور ایک خبر آ رہی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کا ایک اور جو جہاز ہے، وہ جہاز 24 تا 36 گھنٹوں میں ہندوستانی بندرگاہ پر اس کی آمد ہو جائے گی، اور یہ ہے گرین آشا، آبنائے ہرمز کو یہ پار کر گیا ہے، اور اس میں LPG گیس لدی ہوئی ہے۔ اس طرح اب تک 9 جو ہے جہاز عبور کر گئے ہیں۔ اور آپ کو ناظرین بتا دوں کہ جہاں تک گرین آشا کا سوال ہے، گرین آشا میں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 24 تا 36 گھنٹوں میں ہندوستان کے کسی بندرگاہ پر پہنچ جائے گا، جبکہ گرین ثانوی نے تقریباً 46,655 میٹرک ٹن LPG گیس لے کر ہندوستان پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ جگن وسنت جو ہے، یہ بھی ایک جہاز ہے جس نے 47,000 میٹرک ٹن LPG گیس لے کر ہندوستان پہنچا۔ اس کے بعد پین گیس 45,000 میٹرک ٹن گیس لے کر یہ ہندوستان پہنچنے والا جہاز ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ جیگ وکرم یہ جو ہے، یہ بھی آبنائے ہرمز پر رکا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کبھی بھی آبنائے ہرمز میں داخل ہوگا، اور پار ہونے کے لیے کم از کم 7 تا 8 گھنٹے اسے لگ جائیں گے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گرین آشا جو گیس سے لدا ہوا جہاز ہے، LPG گیس سے، قدرتی گیس سے، وہ آئندہ 24 تا 36 گھنٹوں میں ہندوستانی بندرگاہ پر پہنچ جائے گا۔ ویسے بھی ناظرین، یہ تو خبر رہی ہے گیس کی قلت پر قابو پانے کے لیے ہندوستان کی پوری ایران جو ہے وہ مدد کر رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل کی تائید و حمایت میں ہندوستان بہت آگے نکل چکا ہے۔ آپ اندازہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی 28 فروری کو اپنا دورہ ختم کرتے ہیں۔ دورہ ختم کرنے کے بعد یعنی 25-26 کا جو ان کا دورہ ہوتا ہے، اس کے بعد 2 دن بعد یہ جنگ چھڑ جاتی ہے، اور اسرائیل کی تائید و حمایت میں وزیر اعظم نریندر مودی عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان ان کی مدر لینڈ ہے اور اسرائیل ان کا فادر لینڈ ہے۔ تو مدر لینڈ تو سب نے سنا تھا، فادر لینڈ تو وزیر اعظم نریندر مودی کے منہ سے، زبان سے ہم نے سنا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے وزیر اعظم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ دانشور ہیں، بہت زیادہ غیر معمولی معاملات رکھتے ہیں، یعنی معلومات رکھتے ہیں، اور انہیں اچھی طرح ہندوستان کی تاریخ سے بھی واقفیت حاصل ہے، ہندوستان کی جنگ آزادی، جدوجہد آزادی کے بارے میں بھی وہ بہت زیادہ اچھے معلومات رکھتے ہیں، اور آپ کو یقین بھی ہوگا کہ وزیر اعظم اس قدر قابل ہوں گے۔ تو بہرحال ہمارے قابل وزیر اعظم نے اب ایک نئی بات چھڑ دی ہے، ایک نئی بحث چھڑ دی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک BJP حکومت کا سوال ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں یہ BJP حکومت اٹینشن ڈائیورشن گینگ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو بتا دوں کہ کانگریسی قائدین کہتے ہیں، سماجوادی پارٹی کے قائد کہتے ہیں، اور RJD کے قائدین کہتے ہیں، ممتا بنرجی کہتی ہیں، یہ لوگ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے مختلف اقدامات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے کا جو فیصلہ آیا، وہ کس کی بنیاد پر آیا تھا؟ دلائل کی بنیاد پر آنا چاہیے تھا، ثبوت و شواہد کی بنیاد پر آنا تھا، لیکن عقیدے کی بنیاد پر آیا، اور عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ قدیم بابری مسجد کو، تاریخی بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک کسی مجرم کو سزا نہیں ہوئی بابری مسجد کے۔ اور دوسری بات، بابری مسجد شہید کی گئی، عدالت عظمیٰ نے یہ تسلیم کیا، اس کے باوجود بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے کا فیصلہ ہندو فریق کے حق میں دیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے بابری مسجد کسی اور مقام پر بنانے کے لیے 5 ایکڑ اراضی بھی فراہم کر دی گئی۔ لیکن آج تک رام مندر تو تعمیر کر دی گئی، لیکن قدرت کے جو فیصلے ہوتے ہیں بہت ہی نرالے ہوتے ہیں، اور کوئی اس پر یعنی اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ جب بابری مسجد جہاں پر ٹھہری ہوئی تھی، وہاں پر یہ لوگ مندر تعمیر نہیں کروا سکے، بلکہ دوسرے مقام پر یہ مندر تعمیر ہوئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال بابری مسجد کی تعمیر کے لیے جو زمین اراضی یا اراضی حوالے کی گئی تھی 5 ایکڑ، اس پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ رام مندر کے ساتھ بابری مسجد کی بھی تعمیر ہو جائے گی، لیکن آپ کو بتا دوں کہ آج تک اس مقام پر کوئی مسجد تعمیر نہیں کی گئی۔ اور اب UP حکومت نے بھی کہا ہے کہ کچھ عرصے پہلے وہاں مندر بھی تعمیر کرنے نہیں دی جائے گی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ سپریم کورٹ نے باضابطہ یہ ہدایت جاری کی ہے، اور سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود وہاں مسجد تعمیر نہیں کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کی بھی کوئی عزت باقی نہیں رہی ہے، اور خاص طور پر BJP قائدین کے دلوں میں، اور خاص طور پر BJP
बीजेपी हुकूमतों में कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो हिदायत हैं उसको भी नज़रअंदाज कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये अदालत के यानी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही हैं। उसके बावजूद अदालतों में इस कदर हिम्मत या जुर्रत बाकी नहीं रही है, या फिर उनके इक़दार अब तक बाकी नहीं रहे। इंसाफ के इक़दार होते हैं वो यानी मोरल वैल्यूज़ जो कहते हैं, अखलाक़ी इक़दार, या फिर जस्टिस वैल्यूज़ यानी इंसाफ के इक़दार जो होते हैं, उसकी पामाली को सरेआम अदालतें देख रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही तालीम याफ्ता है, MA पॉलिटिकल साइंस उन्होंने किया है, उनकी डिग्री भी है। आप समझेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म के पास डिग्री नहीं है वज़ीर-ए-आज़म के पास डिग्री है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अनपढ़ है, जाहिल है। हम तो अरविंद केजरीवाल की तायद नहीं करते। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म की डिग्री फ़र्ज़ी है। हम भी अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर भी हम इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, ज्ञानेश्वर हैं। और मैं आप ज्ञानेश्वर बोले तो ज्ञानेश्वर कुमार समझेंगे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो बीजेपी के इशारों पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, तो वो ज्ञानेश्वर नहीं बल्कि ज्ञानेश्वर यानी दानेश्वर हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म। अगर आप अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि दानेश्वर जो नहीं होते बल्कि वो दानशूर होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म दानशूर भी नहीं है बल्कि दानेश्वर हैं। बहुत ही तालीम याफ्ता है, बहुत ही काबिल तरीन है। आलमी सतह पर हिंदुस्तान का इमेज उन्होंने बहुत ज़्यादा रोशन कर दिया है, हिंदुस्तान का नाम बदनाम नहीं बल्कि मशहूर कर दिया है। तो बहरहाल अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, यानी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म एक बहुत बड़ा एक फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कि आवाम को गैर ज़रूरी मसाइल में उलझा कर रखा जाए। तो हमारे जो ज्ञानेश्वर या दानेश्वर वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है बीजेपी के यूम तासीस पर के अगला मिशन जो हमारा होगा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और एक कौम एक वो मुल्क एक इंतखाब होगा, यानी वन नेशन वन इलेक्शन होगा। इस तरह की बात उन्होंने की है। अब अंदाज़ा कीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे वज़ीर-ए-आज़म OBC से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर क्या वो किसी उनके ख़ानदान का कोई लड़का दलित हो या ख़ानदान का लड़का किसी दलित से की लड़की से शादी करेगा, या फिर उनके ख़ानदान के लड़के को कोई ब्राह्मण लड़का शादी कर लेगा या लड़की शादी कर लेगी, ये सबसे अहम बात है। और एक अहम बात है, हिंदुस्तान में यकसान सिविल कोड नाफिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो कबाइलियों के रसूमात हैं वो बिल्कुल अलहदा है, आम हिंदुओं से हट कर है। दलितों के जो रसूमात है वो आम हिंदुओं से हट कर है। मिसाल के तौर पर कोई ब्राह्मण जो है जब मरता है तो उसे जलाया जाता है, जबकि दलित मरता है तो उसे दफनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जलाया भी जाता है दलितों को। इसके अलावा आप देखेंगे कि हिंदुओं में कई ज़ातें हैं जिनके भगवान भी मुख्तलिफ अलग अलग है, भगवानों की तादाद भी लाखों में है, करोड़ों में है। तो बहरहाल अब अंदाज़ा 33 करोड़ भगवान बताए जाते हैं। तो ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भगवान एक है, अमित शाह का भगवान एक है, और राजनाथ सिंह का भगवान एक है, तो गडकरी का भगवान एक है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके भगवान अलग, इनकी ज़ातें अलग, इनके रसूमात अलग। इसके बावजूद भी एक साथ सिविल कोड कैसे नाफिज किया जा सकता है, ये देखने वाली बात है। और एक अहम बात है, यहाँ पर लीव इन रिलेशनशिप को लाइसेंस दे दिया गया है, यानी आप हरामकारी करते जाइए, हराम के बच्चे जनते जाइए, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये कहा जा रहा है एक साथ सिविल कोड के ज़रिए। एक साथ सिविल कोड के ज़रिए मुसलमानों को निशाना बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को इसका खैर मकदम करना चाहिए। इसलिए खैर मकदम करना चाहिए कि ये मजबूर हो जाएंगे, अरे मुसलमान जो कहते हैं ये उसका उल्टा करके दिखाते हैं। तो मुसलमानों को भी कहना चाहिए ठीक है चलो करो, आप अगर एक साथ सिविल कोड नाफिज करते हैं तो करो, देख लेंगे। इसलिए देख लेंगे कि तुम्हारे अपने में खुद यकसा सिविल कोड नहीं पाया जाता, यकसा सिविल कोड पर तुम अमल नहीं कर सकते, इसलिए कि हिंदुओं में जितनी ज़ातें हैं, हिंदुओं में जितने भगवान हैं, हिंदुओं में जितने इख्तलाफात हैं, ज़ात पात की बुनियाद पर किसी और में नहीं है। तो अब बात बताइए कि हिंदुओं के कुछ ज़ातों में जो पैदाइश की रसूमात होती हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ होती हैं, मरने की या मारने की रसूमात जो होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, शादी ब्याह की रसूमात अलग होती हैं, हर चीज़ अलग अलग होती है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि हालात कितने ख़राब हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि शुमाल मशरक़ी रियासतों में जो लोग हैं हिंदू है लेकिन वो गाय खाते हैं, गोवा में गाय खाई जाती है, लेकिन दूसरे मुकामात पर आप उत्तर प्रदेश हो या बीजेपी के ज़र इक़्तिदार रियासत महाराष्ट्र हो, वहाँ पर आप पाबंदी का आयद करने की बात करते
करते हैं, वहाँ पर भी गाय बैल भैंस खाई जाती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आखिर ये क्या एक्शन सिविल कोड नाफिज करेंगे और कैसे नाफिज करेंगे, ये सोचने वाली बात है। वन नेशन वन इलेक्शन, आप ये जो अब आप अंदाज़ा कीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करते हैं, अब अमित शाह करते हैं, बीजेपी कायदीन करते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप 4-5 रियासतों के इंतखाबात करवाने में परेशान हो जाते हैं, तो आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करवाएंगे, ये सोचने वाली बात है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि रियासत तेलंगाना में 1 अप्रैल से SIR होने वाला था, लेकिन यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो 1 अप्रैल से SIR होने वाला है उसे मुलतवी कर दिया गया है, इसलिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मिशनरी है वो पूरी की पूरी आसाम, मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका पुडुचेरी में होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए मसरूफ़ हो गई है। अगर सिर्फ 5 रियासतों के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मिशनरी मसरूफ़ होने की वजह से तेलंगाना में SIR नहीं किया जा सकता है, तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करवाएगी बीजेपी, ये सोचने वाली बात है। अब अंदाज़ा कीजिए कि 5 रियासतों में 2 मरहलों के इंतखाबात बीजेपी मगरबी बंगाल में करवा रही है, और इसलिए करवा रही है, अपने मतलब से करवा रही है और अपने उसके नापाक अज़ाइम है इसलिए करवा रही है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि TMC के जो अरकान पार्लियामेंट है, TMC कायदीन है, इवन चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने ये बात कही है। तो बहरहाल एक्शन सिविल कोड ऐसे नाफिज हो सकता है कि बीजेपी हो या दीगर सियासी जमातें हों, वहाँ पर करप्शन आम बात है, इसमें एकसा हैं ये लोग, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें दो रोए की बात नहीं है, मुल्क को तबाह वो बर्बाद कर रहे हैं, ये भी इसमें एकसानियत पाई जाती है सियासतदानों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में और बीजेपी में, RSS में, RSS की ज़ैली तंजीमों में पूरी एकसानियत पाई जाती है। मुसलमानों के खिलाफ ये बकवास करते हैं, इसमें एकसानियत पाई जाती है। और अगर अंदाज़ा कीजिए कि मुसलमानों के मफादात को नुकसान पहुँचाकर मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचाने में भी ये पूरे के पूरे शामिल है और इसमें भी एकसानियत पाई जाती है। यकसान सिविल कोड इसमें काम कर सकता है, लेकिन यकसान सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने की जो कोशिश हो रही है, खुद हिंदू निशाना बनने वाले हैं, ये याद रखिए। ये बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ और इसे आपको नोट करना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, वज़ीर आज़म कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। आप 5 रियासतों के इंतखाबात यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिगर 2 कमिश्नरान हो, वो 5 रियासतों के इंतखाबात एक मरहले में नहीं करा सकते, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो सारे हिंदुस्तान के इंतखाबात कैसे एक मरहले में करवा सकते हैं। ये सबसे अहम बात है। बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने यानी अंग्रेज़ों के दौर के सियाह क़वानीन को ख़त्म कर दिया है। मेरे भाई, अंग्रेज़ों की सियाह क़वानीन को ख़त्म करने से पहले आप अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है उसे ख़त्म करना चाहिए। आज हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी कौन अपना रहा है, इसका जवाब बीजेपी कायदीन को और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। कौन है जो दरअंदाज़ों के नाम पर मुसलमानों को निशाना बना रहा है, कौन है जो मुख्तलिफ जिहादों के नाम पर मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहा है, मुसलमानों के नाम के खिलाफ लब जिहाद का, लैंड जिहाद का, UPSC जिहाद का, जीन्स जिहाद का, थूक जिहाद का, फुट जिहाद का नारा लगाते हुए मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है, ईसाइयों को नुकसान पहुंचा रहा है, ईसाइयों के गिरजाघरों को जलाया जा रहा है। तो आखिर ये कौन कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। अंग्रेज़ों के दौर के आपने सियाह क़वानीन तो ख़त्म कर दिए, लेकिन अंग्रेज़ों की जो बदतरीन चीज़ जो अंग्रेज़ों ने छोड़ा, जो अपनी मीरास छोड़ी, अपने वारिसों को छोड़ा है, उनको क्यों ख़त्म नहीं करते। तो वैसे भी आपको बता दूं कि ये वारिस कौन है अंग्रेज़ों के, आप अच्छी तरह जानते हैं, और कौन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, आप ये भी जानते हैं। बहरहाल हम मिसाल हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लेते हैं, वो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, वो कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए वो हुलिया देखकर पहचानने की बात करते हैं, और आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के अजीब व गरीब हरकतें ये लोग करते हैं। और वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने अंग्रेज़ों के सियाह क़वानीन का खात्मा कर दिया है। अगर अंग्रेज़ों के सियाह क़वानीन का खात्मा कर दिया है, तो अंग्रेज़ों के चेले जो इस तरह आज मुल्क में मजहबी खुतूत पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं, वो ख़त्म क्यों नहीं करते। फूट डालो और हुकूमत
कि जो बदतरीन मिसाल और बदतरीन रिवायत अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में छोड़ कर गए हैं उसको ख़त्म क्यों नहीं करते बल्कि उसको अपनाए हुए क्यों हैं, ये एक अहम सवाल है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा कि जमहूरियत के लिए हमने नई पार्लियामेंट बनाई है, तो क्या मुसलमानों के खिलाफ जो लिंचिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं क्या वो जमहूरियत है? क्या मुसलमानों को हक़ राय दही से महरूम करना, ईसाइयों पर मज़ालिम लाना, क्या ये आपको बता दूं कि जमहूरियत को इस्तेकाम पहुंचाने वाली चीज़ें हैं? क्या CAA शहरियत तरमीमी कानून जिसमें मुसलमानों को अलग करते हुए दूसरों को उसमें शामिल किया गया है, तो क्या ये भी एकसानियत का तालीम देता है या फिर जानिबदारी और मुसलमानों के साथ तासुब की इसमें बो नहीं आती? ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं कि हमने जो खुशहाल है तबका है उसके गरीबों के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए हैं। तो आपको बता दूं कि क्या वज़ीर आज़म इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आज पार्लियामेंट से लेकर आला ओहदों पर यानी बैंकों के गवर्नर्स वगैरह पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और दूसरे अहम ओहदों पर ब्राह्मण कैसे फायज हो गए हैं, हालांकि उनकी आबादी मुल्क की आबादी का 3% हिस्सा भी नहीं है, जबकि दलितों की आबादी अगर आप देखेंगे SC ST BC की आबादी, मुसलमानों की आबादी 80% से ज़ायद होती है, लेकिन इन ओहदों पर इनकी तादाद देखने से बहुत कम दिखाई देती है, जबकि हर तरफ ब्राह्मण छाए हुए हैं। तो क्या ये मसावात है, क्या ये जमहूरियत है, क्या ये सेकुलरिज्म है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया जा सकता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये तमाम के तमाम हमारी ईमानदाराना कोशिशों का नतीजा है, और वज़ीर आज़म जमहूरियत की बात करते हैं तो शर्म आनी चाहिए जमहूरियत की बात करने वालों को, उन लोगों को जो ये कहते हैं कि हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हम दस्तूर में यकीन रखते हैं, हम हिंदुस्तान के आयन में यकीन रखते हैं। हमारे वज़ीर आज़म की मिसाल ले लीजिए, वो कहते हैं कि जमहूरियत के लिए हमने पार्लियामेंट बनाई है। तो आप ये बताइए कि आपके कितने अरकान पार्लियामेंट मुसलमान हैं? आप ये बताइए कि आपके कितने मरकज़ी वज़रा मुसलमान हैं? आप ये बताइए कि कितने गवर्नरों को आपने मुसलमान के गवर्नर के ओहदे मुसलमानों को दिए हैं? 2-3 अगर आप देकर ये बात करते हैं कि हमने मुसलमानों को नुमाइंदगी दी है, तो ये बहुत गलत बात है। आप ये बताइए कि क्या कोई नायब सदर जमहूरिया आपका मुसलमान है? आप ये बताइए कि क्या किसी चेयरमैन, अगर बोर्ड्स के चेयरमैन है तो क्या उसमें कोई मुसलमान है? तो ये कहने का मतलब है कि ना MLA मुसलमान, ना MP मुसलमान, ना वज़ीर आज़म का कोई काबीनी रफ़ीक मुसलमान है। तो इसका मतलब ये है कि आप जमहूरियत का दावा नहीं कर सकते। तो बहरहाल एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं नाज़रीन। आपको बता दें कि किस तरह यानी ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ईरान जंग के बारे में 45 रोज़ा जंग बंदी माहदे पर बातचीत जारी है। और आज आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है 48 घंटों में धमकी में ईरान को हम जहन्नुम बना देंगे, जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर नहीं बल्कि जहन्नुम का दारोगा है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस ईरान को जहन्नुम में तब्दील करने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है या अल्टीमेटम है, 48 घंटों का उन्हें अल्टीमेटम दिया था। अब यानी आज वो उनकी धमकी या अल्टीमेटम उसका ख़त्म होने आ रहा है, वक्त ख़त्म होने वाला है। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका व इसराइल के दरमियान 45 रोज़ा जंग बंदी हो सकती है, और इस सिलसिले में जो इलाकाई सालिस हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई बड़ा यानी सानहा पेश ना आए। क्योंकि आप देखेंगे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा कि बू शहर न्यूक्लियर प्लांट पर इसराइल और अमेरिका जिस तरह यानी बमों की बारिश कर रहे हैं, उससे हो सकता है कि न्यूक्लियर मादे का रसाव यानी लिंक यानी लीक हो जाएगा, जिसके नतीजे में न सिर्फ ईरान में बल्कि मशरिक़ वस्ता में भी कोई इंसान ज़िंदा नहीं बाकी रहेगा। इस तरह की बात अब्बास अराक़ची ने कहा है। और यकीन मानिए जो दौलत की तरफ दौड़ते हैं उन्हें ज़िंदगी की परवाह बहुत ज़्यादा होती है और मौत उन्हें अपने गले लगा लेती है। तो बहरहाल मशरिक़ वस्ता के ममालिक में ये कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में भी कोई नहीं बचेगा। तो अब ऐसे में पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई जा रही है कि किसी न किसी तरह इस जंग को टाला जाए और 45 रोज़ा जंग बंदी, आर्ज़ी जंग बंदी की जाए, और आर्ज़ी जंग बंदी के बाद इसे मुस्तकिल जंग बंदी का दर्जा दिया जाए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रहा है। अमेरिका को एहसास हो गया है कि हम इस जंग में फंस गए हैं और इसराइल ने हमें फंसा दिया है। अब वो किसी न किसी तरह इस जंग को से निकलने का कहाँ है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका इस जंग से निकल पाता है या फिर आप देखेंगे कि हालात ख़राब होते हैं। वैसे भी नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ आपको बताना है कि हैदराबाद से है। हैदराबाद में आपको बता दूं कि
ایک اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ موسم گرما میں بچے جو ہوتے ہیں طلبہ و طالبات جو ہوتے ہیں اپنے ننیال جاتے ہیں، اپنے ددیال جاتے ہیں، مختلف گاؤں جاتے ہیں، کوئی شہر میں ہی رہتے ہوئے سوئمنگ پول سے روز جایا کرتے ہیں یا تالاب، شہر سے دور جو تالاب ہے، کنٹے ہیں، وہاں کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں پر سوئمنگ کر سکیں، تیراکی کر سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن بچوں کو تیراکی نہیں آتی وہ بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ تالاب چلے جاتے ہیں، سوئمنگ پول چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ اور ایسے میں اب ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان بچوں کے یا والدین ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اور اگر وہ تالاب جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جائیں، سوئمنگ پول جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جائیں تاکہ ان پر نظر رکھی جا سکے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ملک پیٹ میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا، ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر تعطیلات کی وجہ سے ایک 13 سالہ لڑکی اپنے بھائیوں بہنوں اور پڑوسی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں فین پر ایک ساڑی کا جھولا بنائے جھول رہی تھی، اور آپ کو بتا دوں کہ غلطی سے وہ ساڑی اس کے گردن سے لپیٹ گئی اور اس کو گلے، یعنی ایسا لگا کہ گلا گھونٹ دیا جا رہا ہے، وہ سانس لینے میں تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی اس نظارے کو دیکھ رہا تھا، اس نے فوری اپنے پڑوسیوں کو اطلاع دی، پڑوسیوں نے آ کر اس ساڑی کو اب قینچی سے کاٹا، لڑکی کو نکالا یہاں تک کہ اسپتال بھی منتقل کیا، لیکن رات دیر گئے اس لڑکی کا دیہانت ہو گیا، اس لڑکی کا ڈیتھ ہو گئی، اور اس لڑکی کی 13 سالہ شائستہ کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی بڑا سانحہ ہے اس خاندان کے لیے۔ ایک 13 سالہ لڑکی جو اپنے پڑوسی بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، موت کے گھاٹ اتر گئی، اور غلطی صرف انسانی غلطی ہے، ہیومن ایرر ہے، اور یہ بھول کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بچی اگر جھولا ڈال رہی تھی فین پر تو وہ دیکھتے اور اسے ٹوکتے اور اسے کہتے کہ ایسی حالت بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اپنے بچوں پر ضرور نظر رکھیے اور بچوں کو بچائیے کہ کس طرح وہ بچ پائیں گی۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایک اور خبر کا تعلق ہے، حیدرآباد سے اس کا تعلق ہے، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ نیپال میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 6 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا، تو وہاں پر جاب کے لیے یعنی روزگار کے لیے گئے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ لوگ نیپال سے یہاں پر چوکیداری کے لیے، واچ مین بننے کے لیے اور نائٹ واچ مین بننے کے لیے، یا پھر آپ کو دیکھوں کہ بہادر بننے کے لیے یہاں پر آیا کرتے ہیں اور محلوں میں گردی یعنی آپ دیکھیں گے پیٹرولنگ کرتے ہیں، گشت لگاتے ہیں اور چوروں سے محلے جات کو بچاتے ہیں، اور ہمارے بچے وہاں پر جا کر روزگار کے لیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنی بے وقوفی انہوں نے کی ہے۔ تو ایسے میں ایم بی ٹی کے منجز بچاؤ تحریک کے جو ترجمان ہیں امجد اللہ خان خالد، انہوں نے مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ربط پیدا کیا اور وزارت خارجہ سے ربط پیدا کیا، اور بتایا کہ یہ 6 بچے حیدرآبادی بچے جو روزگار کے لیے وہاں گئے تھے، انہیں نیپال پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تقریباً 40 لوگوں کو ڈھاوے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا، جس میں 34 جو تھے وہ نیپالی باشندے تھے۔ نیپالیوں کو تو رہا کر دیا گیا، لیکن حیدرآبادی 6 بچوں کو جو شیر ٹیل ہالیڈیز کمپنی کے نام سے چلائی جانے والی کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے، انہیں ریڈ کے دوران گرفتار کر لیا، اور اب تک انہیں وہاں پر رہا نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال جن بچوں کو گرفتار کیا گیا ان میں سید مجاہد، ساجد، عمر سید، محمد عمران، میر خلیل حسین اور رزاق محمد کے ساتھ ساتھ رامادہ گیری شامل ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، امجد اللہ خالد نہ کونسلر ہے، نہ ایم ایل اے ہے، نہ ایم پی ہے، اس کے باوجود وہ غیر معمولی یعنی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ بچوں کو کس طرح حیدرآباد لایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔